नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कानराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ, खुशखबरी लेकर आया हूँ और इसके साथ कुछ ऐसी बातें भी आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि गुड लाइफ में गुड जो शब्द है वो एक आइडियल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये महत्वाकांक्षी शब्द है। नौकरी सबको चाहिए, बेहतर चाहिए, जिसमें कोई शक नहीं। दो दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट आया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संगठन है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन करके एक संगठन है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉयज के साथ यदि वहां पर कोई और भी जैसे सेमी आर्मर्ड या आर्मर्ड फोर्सेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन सेवा देता है स्कूल एजुकेशन की। इस एजुकेशन की सर्विस में सबसे खास बात यह है कि न केवल क्वालिटी एजुकेशन होता है बल्कि टीचर की क्वालिटी लाइफ भी होती है। रहने के लिए आवास और सभी सुविधाएं हिंदुस्तान में कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग होती है। बहुत न्यूनतम पॉलिटिकल इंटरफेयर है यहाँ पर, मैंने जहां तक देखा है और जहां तक मैं जानता हूं इस संगठन को। ट्रांसफर की एक पॉलिसी है, अपॉइंटमेंट की एक पॉलिसी है, सर्विस की एक पॉलिसी है और पॉलिसी फॉलो की जाती है। टाइम पे एग्जाम होता है, टाइम पे रिजल्ट आता है, टाइम पे अपॉइंटमेंट मिलता है, टाइम पे सब कुछ होता है जो आदमी को चाहिए। आप इस एडवर्टाइजमेंट को जो आदमी या जो स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपनी लाइफ देना चाहता है वो www.kvsangathan.nic.in को डाउनलोड कर ले, पर जाएं और वहां से जो एडवर्टाइजमेंट है पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी का, वो डाउनलोड करके निकाल दें। इससे बेहतर मौका नहीं है, बहुत कम मौका आता है और मैंने इस एडवर्टाइज में कुछ बहुत खास बातें देखी है जो पहली बार मैं देख रहा हूं। एडवर्टाइज के बारे में विस्तृत बात मैं नहीं करने वाला हूं कि क्योंकि जो फॉर्म भरेगा वो इसको देख लेगा, मगर कुछ बातें जो आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं ये कहता हूं कि स्टेट सर्विस में जितनी अपन यहां पर लोग ये मेहनत करते हैं, जितने खपते हैं, इससे बेहतर कोई है तो ये है और यहां आपको ये मौका भुनाना चाहिए, मेरा ये मानना है। 3 कैटेगरी स्कूल एजुकेशन के अंदर चलती है पढ़ाई के अंदर। एक होती है पीआरटी, प्राइमरी टीचर, दूसरी टीजीटी एंड थर्ड पीजीटी। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसका मतलब बेटा यह है कि 1 से लगाकर 5वीं क्लास तक पढ़ाने वाले यहां होते हैं और 6 से लगाकर 10th ये पढ़ाते हैं और 11 12th में ये पढ़ाते हैं। अब ये सोच लीजिए, सिंपल भाषा में मैं बात कहूं तो इसको पीआरटी बोलते हैं, इसको टीजीटी बोलते हैं, इसको पीजीटी बोलते हैं। ये प्राइमरी लेवल टीजीटी, इसमें गजेटेड एक भी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक संगठन चला रहा है। संगठन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एचआरडी के अधीन आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह ऐसे काम कर रहा है,
मगर आप जानते हैं इसका पूरा का पूरा जो फंड है जो संभाल रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है। सेवा शर्तें रूल वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हैं इस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये विज्ञप्ति पर फॉर्म भरने की डेट है वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू होगी और विद्यार्थियों 26/12/2022 तक भरे जाएंगे रात को 23:59 तक, अर्थात आप समझ गए 25 तारीख से पहले 26 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। ये बात एडवर्टाइज में आपको अच्छी तरीके से लिखी हुई है। इस बार विद्यार्थियों खास बात यह है कि पीआरटी में 6414 पोस्ट है। 30 साल इसकी लिमिट है। बाकी आप जानते हैं SC ST को 5 साल की है छूट है, बैकवर्ड क्लास को 3 साल की है, वुमन को 10 ईयर की है। वो छूट जैसा रूल है उसी हिसाब से है, कोई वो मैं डिस्कस करने आपके बीच नहीं आया हूं। मैं तो केवल एक बात कहने आया हूं कि देखिए कितनी बेहतर, इसमें बेहतरी कौन सी है, बढ़िया बात कौन सी है जो आपको ध्यान होना चाहिए। जो आपको कई बार ये लगता है कि वहां अपना यहाँ नहीं होता तो वहां नहीं होगा, ऐसा जो सोच रहे निराशावादी जो सोच है, मैं वो चाह रहा हूं कि आप खत्म करके इसमें निकले। ये 100% आपको सफलता देगी। इस लेवल पर विद्यार्थियों खास बात यह है कि आपके पास 12th होनी चाहिए विथ 50% के साथ आप CTET का जो एग्जाम है फर्स्ट लेवल का वो पास किया हुआ होना चाहिए। और यदि आप ये नहीं हैं और मान लीजिए आप BA BEd हैं तो BA BEd वाला भी फॉर्म भर सकता है। BA में उसको 50% होना चाहिए, यहां भी 50% होने चाहिए, ये बात कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ STC ये CTET जो है ये आपके पास में फर्स्ट लेवल की होनी चाहिए। यहां आपको पता है STC बोलते हैं या हमारे यहां पर BSTC बोलते हैं, अलग अलग देश अलग अलग बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां जो है अपन BEd की हुई होनी चाहिए। फॉर्म भर दीजिए, सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें आप कहेंगे खास क्या, खास यह है कि BEd वाला भी फॉर्म भर सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप CTET मतलब सीनियर सेकेंडरी के बाद BSTC वाला ही फॉर्म भर सकता है, इसमें BEd वाला भी फॉर्म भर सकता है। 50% BA में 50% होना चाहिए तीनों साल में आपका, ये बात जरूरी है। भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये बहुत जरूरी चीज है। सिलेबस बहुत सिंपल रखा है, केवल और केवल विद्यार्थियों NCERT की किताब 1 से 5 तक आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल सिलेबस, जिसने ये खास बात मैं पहली बार देख रहा हूं। स्टार बात यह है कि केवल आपको यही पढ़ना है, इससे बाहर सवाल नहीं आने हैं। मगर ध्यान रखें पढ़ने का तरीका आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत और सब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि आप कंप्लीटली समझ लें, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इससे बढ़िया क्या था आपका TGT जिसकी पोस्ट 3176 के आसपास है, 35 साल की लिमिट है। बाकी जो छूट है आपको पता है, जैसे जैसे सब में कैटेगरी वाइज छूट होती है वैसे होगा। BA हो, BSc हो, BCom जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है TGT में सेकंड ग्रेड में, उसके हिसाब से आपको जाना है। हाँ, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, 50% तीनों साल में जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं उसमें होने चाहिए, यह बात जरूरी है। और साथ ही इसमें BA BSc BCom जो भी कर रखा है, और साथ में आपकी BEd होनी चाहिए, और BEd के साथ CTET लेवल 2 जो है वो आपके पास होना चाहिए। नो प्रॉब्लम। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, बाकी में तो संस्कृत में संस्कृत चाहिए, हिंदी में हिंदी चाहिए, आप समझ रहे हैं, वो तो बात होनी चाहिए। आपके BA में एक सब्जेक्ट वो होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई लड़का SST में कर रहा है, ये SST बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो SST में शर्त यह है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, या गड़बड़ मत करना, इसमें 4 सब्जेक्ट है। एक तो हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक इको और एक पॉलिटिकल साइंस।
इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, मगर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते एसएसटी के लिए। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, या तो हिस्ट्री इकोनॉमिक चलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी चलेगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस चलेगा, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक चलेगा, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी चलेगी। मगर यदि दोनों में से एक नहीं है और आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म नहीं भर सकते, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, और 2 में भी ये 2 में से एक होना कंपलसरी है, और 50% चाहिए बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर। समझ लीजिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, और इस सब्जेक्ट में होने चाहिए, एवरेज भी होना चाहिए और इस सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। मान लीजिए इकोनॉमिक्स में सेकंड ईयर में 99 नंबर ही आए हैं, मजे करो। ये बहुत जरूरी बात है, खास बात। सिलेबस बड़ा जबरदस्त रखा है इस बार, इन्होंने रखा है एनसीईआरटी की 6 से लगाकर 10वीं तक की किताब आपकी अपने जिस सब्जेक्ट में भर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, मामला खत्म। ये सिलेबस जो लोग पढ़ा रहे हैं और जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना फायदा है आप समझ सकते हैं। मगर ये पढ़ी कैसे जाती है ये मैं आगे बताऊंगा आपको किसी क्लास में, कि पढ़ी कैसे जाती है। एनसीईआरटी केवल नाम लेने से, किताब ले, एनसीईआरटी पढ़ना आसान काम नहीं है। किताब लेकर किताब पढ़ लो, काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी तरीका चाहिए, और वो तरीका आपके पास इतना अच्छा होना चाहिए कि जब आप पढ़ के जाएं तो सामने वाले को लगे कि ये एनसीईआरटी पढ़ा हुआ बंदा है। केवल लाइन पढ़ के चले जाओ, हाँ ये दिया हुआ था साहब ने पढ़ लिया, इसके बाद में कुछ नहीं है, तो नहीं चलेगा। पीजीटी में आपके पास में बीए, एमए या एमएससी, एमकॉम जिस सब्जेक्ट में है, और साथ में आपकी बीएड चाहिए। कोई आपको टेट वेट का लफड़ा इसमें है नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 50% उस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें आपने किया है उसमें 50% आपका होना चाहिए, ये शर्त है। इतना नहीं है आप आवेदन नहीं कर सकते, ये क्लियर बात। और पोस्ट देखिए विद्यार्थियों, 1409 पोस्ट है, 40 ईयर उम्र है, और इसके सिवाय जो आपको पता है जितनी छूट है वैसे छूट है। और यदि कोई केंद्रीय विद्यालय का एम्प्लॉय है तो नो बाउंडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितने आए उसमें पढ़ते हैं। अब खास बात, जिस सब्जेक्ट में आप पीजी हैं और पीजीटी का आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की आपकी एनसीईआरटी की किताब 11वीं की एंड 12वीं की पढ़ लो, काम खत्म। कितनी बेहतरी है इस सिलेबस की। ये स्टेट गवर्नमेंट के हमारे एग्जाम में ये चीजें नहीं है, कहीं से भी कुछ आ जाता है, पता किसी को नहीं है। पेपर कहीं है कि कोई जारी कर रहा है, कितनी झूठी हो रही है, लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, 20-20, 30-30 सवाल पर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, फिर की संशोधित होती है, फिर रिजल्ट निकलता है, मामला कोर्ट में जाता है। नो, कुछ नहीं, पेपर सॉलिड आएगा, कोई ऑब्जेक्शनेबल सवाल नहीं होगा, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिस पर आप ऑब्जेक्शन करें और आपकी ऑब्जेक्शन का मतलब समझे आप यूं ही खड़े हो जाओगे। ये कोर्ट है नहीं, ये है इंटेलिजेंसी। और आप जानते हैं नॉलेज में डिक्टेटरशिप चलती है, नॉलेज में डेमोक्रेसी नहीं चलती। नॉलेज का और डेमोक्रेसी का कोई रिलेशन नहीं है। नॉलेज के लिए डिक्टेटरशिप, जो इट्स ओके ओके, क्या कौन करेगा। और ये इस संगठन की खास बात है,
इतने सारे पिछले पेपर्स के अंदर आप देख लीजिए, कहीं पर भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये मेरा सवाल एस का उत्तर ये होना चाहिए था और ये होना चाहिए। मैंने देखा है हमारे यहाँ के संगठनों ने, स्टेट गवर्नमेंट के जो संगठन है उसमें कई बार 30% सवाल डिलीट हो जाते और डिलीट होने का आउट ऑफ सिलेबस, एक आधा उत्तर ये होना चाहिए, ये है इस किताब में ये लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ, इसमें क्यों आपके पास है ही नहीं। और किताब लिखने वाले कुकुर मुत्तों की तरह खड़े हो गए हैं। कोई भी खड़ा होकर किताब लिख देता है, अपनी क्वालिटी नहीं, अपनी क्वालिफिकेशन नहीं, पैसा देकर नौकरी में आए हुए लोग होते हो आप। दिस बिग प्रॉब्लम, मगर इस संगठन में यह प्रॉब्लम नहीं है। और विद्यार्थियों, जिंदगी मेरी इच्छा थी, मैं प्रोफेसर बन गया, मेरी इच्छा थी, रियल बता रहा हूं, मैं दिल से कहता हूं, मेरी इच्छा थी मैं इस संगठन से जुड़ूं और जिंदगी का जो वास्तव में मजा है, इस कभी मणिपुर, कभी कश्मीर, कभी हैदराबाद, कभी आप चले गए, आप निकल के आगे गुजरात, कभी आगे राजस्थान, वाह, कभी छत्तीसगढ़, कभी झारखंड, वो जो ओरिजिनल हिंदुस्तान जो नजर आता है तो इस सर्विस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भारत ही है। नहीं तो क्या है, गांव में लग गए और बैठे हैं, कोई बात नहीं, जो भी हैं लोगों के, जाओ उठो बैठो, कोई ज्यादा इससे कुछ नहीं। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एप्लीकेशन डालिए। मैं जो कहने के लिए आया हूं वो ये कहने आया हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। एप्लीकेशन डालिए और मैं हेल्प करूंगा। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट की मैं हेल्प करूंगा। आप मेरे से जुड़िए। मैं कोई ये एडवर्टाइज करने नहीं आया हूं, सीधी सी बात है, ना मेरा कोई उद्देश्य है, क्योंकि दुकानें ऐसी चल गई, घर आदमी पर शक होने लग गया। प्रॉब्लम ये हो गई, लगता है कि ये भी यही कर रहा होगा। मैं आपको क्लियर कहता हूं, हमारा एक ऐप है पॉलिटिकल पॉइंट। आप इस पॉलिटिकल पॉइंट पे जाएं, आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपके पास विद्यार्थियों एप्पल का फोन है, तो आपको ये नहीं क्लास प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे मेरा ऐप चलता है, और उसके बाद आपको एक ORG कोड डालना पड़ेगा जो मेरे ऐप का कोड है, जो है EQAWV। ये ORG कोड बोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कोड है। उस कोड को डालने पर मेरा ऐप ही खुलेगा। यदि मान लीजिए आपके पास एप्पल का फोन है तो सीधी सी बात है, सीधा आपको पॉलिटिकल पॉइंट नहीं खुल के ओरिजिनल ऐप खुलेगा, वो है क्लास प्लस। क्लास प्लस के खुलने के बाद आप उसमें आपको मांगेंगे कि आप किस ORG कोड से जुड़ना चाहते हैं, किस आदमी के, हमारे ऐप से किस व्यक्ति से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपको मेरे कोड डालने पड़ेंगे। अब पॉलिटिकल पॉइंट से जुड़ जाओगे अपना। बाद में जब भी आप वो क्लास प्लस खोलोगे आपको डायरेक्ट पॉलिटिकल पॉइंट खुलेगा, उस पर मैं मिलूंगा आपको। पर इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि आप इंडिया में किसी भी कोने में रह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यहां तक हमारा मैटर पहुंचे, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पॉलिटिकल ही देखिए। मैं देखो जिस सब्जेक्ट का हूं उसी की बात कर रहा हूं, मैं बाकी नहीं। और आपको 4 सब्जेक्ट TGT वालों को पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। और PGT में पॉलिटिकल साइंस है नहीं, इसकी बात मैं आगे कर रहा हूं, यहां नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहां बात करने से आपको लगेगा कि यहां आप क्या कहने आए हैं। मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो इसमें लायक है। पॉलिटिकल साइंस में PGT नहीं होते, रेगुलर पोस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात अगली क्लास में मैं करूंगा, आगे कभी करूंगा, इस पर नहीं। यहां ज्यादा बढ़िया बात नहीं है। जो बात पॉलिटिकल है वो पॉलिटिकल करनी चाहिए, और जो एकेडमिक बात है उसको एकेडमिक तरीके से करनी चाहिए, तब मजा आता। आप इस पे मैसेज डाल देना डाउनलोड करके कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके बीच जो NCERT 6, 7, 8th और 9th और 10th की है उसके क्लासेस डालने की कोशिश करूंगा। मैं वादा नहीं करता, मगर आप यदि उसमें ऐप पे स्टूडेंट आते हैं, बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं,
और उसमें मैं यदि नोट करूंगा और मुझे लगता है कि इस पर मुझे डाल देना चाहिए एनसीईआरटी का भी सिलेबस, तो मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक के टोटल सिलेबस उसको लेके आपके वहाँ पर डाल दूंगा। और बहुत मेरे को कोई इसमें ये मत सोचिए कि यहाँ कोई एडवर्टाइज करके मैं चाह रहा हूँ कि इतने पैसे आ जाएंगे, और टेस्ट लेता हूँ तो फ्री होगा। टेस्ट के पैसे मैं लेता नहीं, मेरी आदत है। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के एफबी भी चल रहे हैं तो फ्री चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो टेस्ट है, हाँ कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसके लिए यदि हमारा खर्चा लगता है तो उसका खर्चे को हम लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो वो बात छोड़ो। अब देखिए ये तो है सिर्फ। अब आप कहेंगे साहब पेपर कैसा होगा, मैं बहुत जनरल बात बता रहा हूं, आप एडवर्टाइज पढ़ने के सिवा। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केवल आप ये नहीं सोचें कि अंग्रेजी मीडियम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अंग्रेजी आनी चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए। कोई आपका इंग्लिश बहुत ऐसी बढ़िया हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंग्रेज नहीं चाहिए इनको नॉर्मल अंग्रेजी हमारे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो हर स्टूडेंट में होती है। बस कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो यहाँ जाने पर आ जाता है। जब संगठन से जुड़ जाओगे आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद्यार्थियों जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। अब एग्जाम बहुत जरूरी चीज है। कैसे होगा? एग्जाम के 2 लेवल हैं। सबसे पहले तो एग्जाम के अंदर पेपर जो होगा आपका, वो 2 पेपर होंगे। एक होगा फर्स्ट पेपर और एक होगा सेकंड पेपर। भले ही वो पीआरटी दे रहे हैं, भले टीजीटी दे रहे हैं, भले पीजीटी दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। इन दोनों टेस्ट का जो वेटेज है वो वेटेज आपका 70% माना जाएगा। 30% आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो 30% का होगा। अब कैसे होगा ये बात मैं जनरली आपको बता दूं। जैसे एक सब्जेक्ट अपन ले ले रहे हैं, पीआरटी में कैसे होगा। पीआरटी के अंदर 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है। ये तो आपके कंप्लीटली होना ही होना है, देना ही है। 10 नंबर का आपका जीके के सवाल है, जीके और करंट अफेयर्स के सवाल हैं। 5 नंबर का आपका कंप्यूटर है, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग है। ये आपको सवाल देने कंप्यूटर और रीजनिंग के होने। और इसके साथ में 60 नंबर की आपकी साइकोलॉजी है। ये 60 नंबर की है, ठीक है। ये कितने नंबर हो गए? 10, 20, 30, 40 और 40, 80 नंबर। 100 गए, 80 के 100 गए, 10, 20, 30, 40, 100। ये 100 नंबर का फर्स्ट। फिर आया पीआरटी का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस ईवीएस। 20 की ये, 20 का ये, 20 का ये, 20 का ये बराबर 80। 180 नंबर, 180 सवाल, 180 मिनट। और ये 101 सवाल 1 मिनट का और 3 घंटे का। एक सवाल के लिए 1 मिनट, 180 सवाल, 180 नंबर। नो नेगेटिव, नो नेगेटिव। खास बात ध्यान रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात खास देखिए, यहां ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को फेल करना है, यहां उद्देश्य यह है कि बच्चे को समझना है। इस जो मैं ले रहे हैं हम टीचर्स को, वो टीचर को समझने का काम ये संगठन करता है। ये फेल करने की कोशिश नहीं करता है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरिट बनेगी आपको ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे के ऐसे विद्यार्थियों, टीजीटी में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि इसमें बाकी सब चीजें ये के ये होगी। हिंदी भी 10 नंबर की होगी, इंग्लिश भी 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर का जीके एंड करंट अफेयर्स होगा, 5 नंबर का कंप्यूटर होगा, 5 नंबर की रीजनिंग होगी, 40 नंबर की साइकोलॉजी होगी। 40 नंबर की साइकोलॉजी। ये नंबर हुए 80। ये फर्क है। टीजीटी में सेकंड पेपर, अपना फर्स्ट पेपर 80 नंबर का।
दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी देना चाह रहे हैं, जैसे एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी है, उसमें 100 नंबर का ये होगा, अर्थात 180 सवाल बराबर 3 घंटे 180 मिनट और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। बढ़िया बात। थर्ड, पीजीटी। पीजीटी यही सिलेबस, फर्स्ट पेपर वही होगा जो ये है, मगर पेपर अलग होगा, ध्यान रखना, यूं नहीं पेपर यही होगा, मैं कह रहा हूं सिलेबस यही है, सिलेबस यही है। तो 80, तो फर्स्ट पेपर 80 नंबर का हो गया, जो ये है साइकोलॉजी 40 नंबर की, एंड सेकंड पेपर आपका जो है वो सब्जेक्ट का होगा, और सब्जेक्ट का 100 नंबर का होगा, 180 नंबर 3 घंटे 180 मिनट। ये हो गया आपका पेपर। कितना आसान सिलेबस मैंने आपको कह दिया। एनसीईआरटी 1 से 5, एनसीईआरटी 6 से 10, एनसीईआरटी 11-12। सब्जेक्ट का मतलब यह है विद्यार्थियों, इससे बेहतर हो नहीं सकता। मुझे पता है विज्ञप्ति लंबी चौड़ी देखकर लोग डरते हैं कि कितना होगा। एक मेरा दोस्त था, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ध्यान रखें। मैं 2006 की भर्ती पूरी और 2007 में एक भर्ती आई थी आरपीएससी की 3rd ग्रेड की। उस समय मैं कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बना था, तो मैंने वो एग्जाम 3rd ग्रेड वाला भी दिया था। उस समय आरपीएससी करवाती थी। मैं एग्जाम मेरे राजस्थान का इसलिए दे रहा हूं कि कोई राजस्थान का स्टूडेंट सुनेगा समझेगा। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो हम साथ में तैयारी करते थे, नाम था पीथाराम चौधरी। हमने दोनों ने साथ में तैयारी की। मैं उस समय हाई रिस्क पे था, कॉलेज प्रोफेसर। मेरा एक वो अंदर यह था कि प्रोफेसर बनेंगे तो, नहीं तो फिर जिंदगी कोई मतलब नहीं है, और यदि मर गए पढ़ते हुए तो शहीद होंगे, क्योंकि सीमा पर मरने वाला फौजी शहीद है, और हम हमारे अपने आप में तो शहीद है ही, भले वो दर्जा हमें मत चाहिए। तो मैं उसके तैयारी में था। उस भाई ने, इतना इंटेलिजेंट लड़का था, मैं आपको बताऊं, उसकी बहुत इंटेलिजेंट का मतलब उसको मैथ्स आती थी, जनरल इंग्लिश आती थी, जीके आता था, बहुत अच्छा पढ़ाता था, समझ, मतलब जो सिंसियर बोलते हैं ना, वो सिंसियरिटी उसमें कंप्लीटली थी, जिसमें कोई शक नहीं। मेहनत की, एग्जाम दिया हमने, उसका एक ही जुनून था, 3rd ग्रेड की भर्ती कब आएगी, पटवारी की कब आएगी, ग्राम सेवक की कब आएगी। और ये सरकारें स्टेट गवर्नमेंट वाली, गुंडे कंट्रोल नहीं होते, कब भर्तियां निकाले। भर्ती निकली, आरपीएससी एग्जाम करवाती थी। उस समय सिस्टम ठीक था, डर्रा बढ़िया था। हमने एग्जाम दिया, मेरे 60% बने। ऐसे मेरे 119 नंबर आए थे, 60 पूरे नहीं थे, 60 से 1 नंबर कम था। नेगेटिव मार्किंग थी उस समय हमारे। और उस भाई के नंबर आए, मैं आपको बता दूं, 48% कह रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि लगभग 96 नंबर आए उनके। 102 नंबर कट ऑफ थी 2007 की आरपीएससी की, 51% कट ऑफ थी, आपको जानकारी हो तो। और 48 बने, सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं होता है तो आदमी टूटता है, मैं ये मानता हूं, आदमी टूटता है। और टूटा हुआ आदमी किस स्थिति में होता है ये हम सब जानते हैं। वो इतना निराश हो गया, उसने कहा मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरे पास सब कुछ था, आपको मैथ्स नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको ये सब्जेक्ट आपका कमजोर था, फिर भी आपका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता था उस समय, मेरे विश्वास हुआ कि सिलेक्शन कॉन्फिडेंस से होते हैं, कॉन्फिडेंस से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मैं उस समय बहुत यूं कॉन्फिडेंस, अभी भी ऐसा ही रहता हूं, मैं कोई ज़्यादा टेंशन में ज़िंदगी जीने वाला आदमी नहीं हूं। दुनिया का काम है टेंशन देख टेंशन ले, अपने का काम है मस्ती से जियो, आराम से जियो, खुश रहो और भलाई से जियो, बस।
एक पर विश्वास करो, परवरदिगार पर और माँ बाप पर, बाकी किसी पर विश्वास करने की जरूरत है नहीं, मेरा ये मानना है। बाकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लोग अपने अपने तरीके से, सब अपने तरीके से मानते हैं, उसमें कोई शक नहीं। एक हराज जी करके चौधरी थे, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को ये बात नहीं लगे कि ये बात कोई मैं गढ़ रहा हूँ, गढ़ नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बहुत बात करता हूँ, मैं कभी भी मैं वो आइडियलिस्टिक बातें नहीं करता। हाँ, कोई थिंकर पढ़ा रहा हूँ वो बात अलग है। अब हराजी उस समय आए हुए थे, इकोनॉमिक्स के थे, राजस्थान के मेरिट होल्डर थे, जिसमें कोई शक नहीं, और इंटेलिजेंट जबरदस्त थे। जोधपुर उनकी पोस्टिंग थी मेरे ख्याल से एयरफोर्स में। अब वो औरंगाबाद में प्रिंसिपल है केवीएस में, महाराष्ट्र में। वो आए, उन्होंने कहा आप क्यों नहीं मानते हो? मैं आपको एक बात कहता हूं, आप केवी में फॉर्म भर दो, भर्ती आई हुई। उसमें लगभग पोस्ट थी पीआरटी की 3000 पोस्ट थी, ऐसी कुछ पोस्ट थी, 3000 थी या 300 थी, मुझे जानकारी पूरी नहीं है। तो ऐसी पोस्ट थी, उन्होंने कहा आप इसमें फॉर्म भर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरा राजस्थान में ही नहीं होता, वहाँ कैसे होगा? वहाँ तो इंग्लिश चलती है, वहाँ ऐसे होता है, वहाँ इंडियन जीके पूछते हैं, हम तो ये पढ़ते हैं कि किस किले से चांदी के गोले दागे गए, हम तो वो पढ़ने वाले आदमी हैं। क्योंकि आपको पता है ये जीके इतना रुला दिया इन पासबुकों ने, राजस्थान की कल्चर खत्म करने में लग गए लोग। पता नहीं कौन से कई पहले चुटकुले सुना के वो सेटिंग करते हैं, उसको सुनाते हैं, देखो हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट में कोई सिलेक्शन है? पढ़ाई है ये शॉर्टकट? जिंदगी है शॉर्टकट? शॉर्टकट तो गिरना है आदमी का। नहीं माना वो बंदा, हम पास में थे, नहीं माना। उसने कहा नहीं आप ऐसे ये बातें मत करो, मेरे जो होगा देखा जाएगा, मैं प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, जो होगा। और विद्यार्थियों 2 दिन बाद उसकी आत्मा अंदर से जगी, पता नहीं क्या हुआ। उसने आया मेरे पास, मुझे कहा यार फॉर्म भरना, केवीए का फॉर्म भरते हैं। केवीएस का फॉर्म भरा बंदे ने, यूं ही मैं आपको बताऊं, कोई उसकी फॉर्म भर दिया, का भर देते हैं क्या पता, और एग्जाम दिया और ऑल इंडिया सेकंड रैंक, पूरे हिंदुस्तान में वो बंदा सेकंड रैंक था। आज जोधपुर एयरफोर्स में लगा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक। पहली पोस्टिंग गुजरात मिली और गुजरात के बाद राजस्थान आ गए। जोधपुर में अपनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बहुत शानदार क्वार्टर मिले हुए, आर्मी एरिया के अंदर रहते हैं, बहुत बेहतरी से जिंदगी जीते। क्यों उस आदमी ने आकर कहा। तो आपको कभी कौन व्यक्ति किसमें कब खुदा बनकर आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप ये कम करिए। आप ये मत सोचिए कि साहब ये 30,000 में नहीं हुआ, 20,000, उसका 30,000 में नहीं हुआ और ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी। हो सकता है आपका नाम ऑल इंडिया मेरिट में फर्स्ट नंबर पर लिखा हो और आप यहां नीचे ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। आप मेरिट में लास्ट में अपने सिलेक्शन में नाम ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरिट में फर्स्ट नंबर पर हो। वो आपको नजर नहीं आ रहा है, वो आपको विश्वास नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास करो और इस मैदान में उतरो। मैं आपसे वादा करता हूं आप सिलेक्टेड होंगे। और छोटे मोटे लल्लू पंजू आंकड़े रटने से बंद कर दो, ये जिंदगी बर्बाद करने के तरीके हैं, और दुकानों का चक्कर छोड़ दो। नहीं तो तुम तो रोडों पर हो, घर का सामान भी रोड पर आ जाएगा। मैं ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं, इसलिए कह रहा हूं इसमें उतरो। ये आपके लिए एक नया मोड़ है जिंदगी का, मैं मानता हूं। कॉन्फिडेंस रखो। आपको ये मत सोचो कि इतने सारे हैं इंडिया में, इतने। देखो आप एक हैं, आप खुदा के लिए एक हैं, आपके माँ बाप के लिए एक हैं, आप अपने आप में एक हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप एक इंडियन सिटीजन एक हैं। ये सोचो आप, ये नेचुरल है, क्लियर बात है। इस बात का ध्यान रखें और एक बार कोशिश करें। बहुत बेहतरीन भर्ती है ये, बहुत अच्छा मौका है, और इसको बनाने की कोशिश करो। अब देखो होगा क्या। ये आपका एग्जाम होने के बाद में 180 नंबर का एग्जाम आपका हुआ, 180 का हुआ। 180 का विद्यार्थियों जो हुआ उसका 70% वेटेज निकाला जाएगा, 70% वेटेज ले लेंगे, और उसके बाद 30% का आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा। ये 30% का इंटरव्यू होगा। जितना एग्जाम है इसका 70% निकालकर और 30% का इंटरव्यू।
अब आपके इंटरव्यू में तो बहुत सारा आगे पीछे कुछ होता होगा भाई, होता है। देखो जो आदमी जिस माहौल में जीता है उसको यही लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ होती होगी, अप्रोच चलती होगी, नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलती। आप जहां जी रहे हैं वहां जरूर चलती होगी, मुझे नहीं पता, मगर मैं कहता हूं यहां कुछ भी नहीं चलता। यहां सब क्वालिटी चाहिए। मैं कह रहा हूं ये क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। कैसा तरीका? इस 30% का विद्यार्थियों 15% जो है वो तो केवल और केवल आपका लेसन है। 15 नंबर का ओनली आपको एक लेसन तैयार करके वहां लेसन उनके सामने प्रेजेंट करना है। बोर्ड पर जाते ही कहेंगे आप पढ़ा लीजिए, ये टॉपिक है, या वो आप टॉपिक अपनी पसंद से लेके जाइए, वो कहेंगे ये इसको आप पढ़ाइए। एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, उसी से रिलेटेड टॉपिक देंगे आपको, कहेंगे बताइए आप यूं करिए मुगल काल की चित्रकला के बारे में समझाइए, आप मुगल काल की चित्रकला समझा दीजिए। आपको कहेंगे परिक्रमण परिभ्रमण की गति है पृथ्वी की, ये बता दीजिए, आप उस पर आपको लेक्चर देना है। 15% नंबर उस लेक्चर के, जितना बेहतर होगा उतनी बेहतरी से मिलेगा। ये अलग है इंटरव्यू का, ये जो 15% है ये आपका इंटरव्यू का हिस्सा है, मगर ये हो गया। उसके बाद जो 15% हिस्सा है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। उसमें जनरली सवाल पूछेगा, बोर्ड में मेंबर बैठेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे और आपको एक बहुत सिंपल बहुत साधारण सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको ये पूछेंगे शर्ट के बटन कितने हैं, ये बातें गप्पे हैं। घोड़े की टांगें कितनी है, ये नहीं पूछते। आपके यहाँ की नॉलेज, आपका व्यक्तित्व, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका उठना बैठने का तरीका और आपकी सब्जेक्ट पर कितनी अच्छी पकड़ हो सकती है, उसका एक 10-15 मिनट का परीक्षण होता है। कोई परीक्षण 15 मिनट में किसी व्यक्तित्व की जांच नहीं होती, मगर जांच का एक तरीका है कि यह समझ में आ जाता है कि हाँ ये है, क्योंकि एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है, वो समझ है। ये आपका 30 नंबर का हो गया और कुछ मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद जो मेरिट में नंबर होगा ये पहला नंबर आपका होगा। मैं तो ये चाह रहा हूं 3 गुना बुलाएंगे इस इंटरव्यू के अंदर, जितने लड़के हैं उसका 3 गुना बुलाया जाता है और 3 गुनों के बाद में ये इंटरव्यू लिए जाते हैं। रिजर्वेशन वैसे पॉलिसी फॉलो होती है, वो आपको कहने की जरूरत नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, आप देख लीजिए। और बहुत बेहतरीन मौका है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है पीजीटी में। अब ये मेरे दुखती रग पर हाथ मत रखना, आप ये मत पूछना क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी अगली क्लास में मेरी क्लास आ रही है, उसमें मैं बता दूंगा क्यों नहीं है और क्या हम कहां पर हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां जब लटक रहा है, पेंडुलम बना हुआ, ये आगे बात करेंगे। यहां इतनी ही बात कहना चाह रहा हूं, जरूर आप यहां पर उतरिए। ये मैं आपको पर्सनली कह रहा हूं। मैंने एक फेसबुक पे कहीं मुझे कोई सुना रहा था, एक बहुत सुना क्या रहा था, मैंने सुना था खुद उसको देख के, बहुत बढ़िया वो शायरी बोल रहा था और उसमें जिंदगी का मुझे लगा कि बड़ी अच्छी बात उसने कही। उसने कहा था कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही परखर दिखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप ये गीता के उपदेश को अपनाइए और जिंदगी के पथ पर रवाना हो जाइए। आप 100% सफल होंगे, कहीं पर भी कुछ भी। आप भाग्यवादी नहीं बने, नियति पर विश्वास करें। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट भाग्यवादी बने, मैं चाहता हूं स्टूडेंट नियति पर विश्वास करे,
देखो, भाग्य में और नियति में फर्क होता है। नियति खुदा के हाथ में होती है और भाग्य आदमी के कर्म पर टिका होता है। हम हमारे कर्म ही नहीं करेंगे और सोचेंगे हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। यदि हम कर्म करेंगे और बाकी ऊपर वाला देगा, ये नियति है। तो विद्यार्थियों, आप मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और लगे रहिए। मैं आपको देता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है आप इस राह को पकड़ लेंगे। मेरा ये मानना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।